सबसे पहले बात जयपुर की, तो जयपुर को किसकी नजर लगी है? जयपुर की शांति कहां चली गई? जयपुर में श्रद्धा हत्याकांड रिटर्न। भतीजे ने अपनी ताई सरोज शर्मा को मौत के घाट उतार दिया। पहले हथौड़े से वार करके दर्दनाक मौत दी और उसके बाद श्रद्धा जैसे शव के कई टुकड़े किए। भतीजे अनुज शर्मा ने ताई के शव के 10 टुकड़े किए हैं। बिल्कुल श्रद्धा जैसे ही ग्राइंडर मशीन से शव के टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को घर से कई किलोमीटर दूर दिल्ली रोड के आसपास जंगल में फेंक दिया। महिला के गायब होने पर विद्याधर नगर थाने में मामला दर्ज हुआ था। दरअसल अनुज शर्मा खून के दाग साफ कर रहा था और तभी आरोपी को सफाई करते देख बहन को शक हो गया। दीवारों पर लगे दाग से हत्या का राज खुला। पुलिस ने भतीजे को अब गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ शव के टुकड़े बरामद किए हैं। और सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, क्या कुछ जानकारी है? पुलिस अब इसका खुलासा करेगी क्योंकि अब आरोपी तो पकड़ा गया है। क्या जो रीजन है, कारण है, वो क्या सामने आए? मेघा, देखिए, जयपुर शहर के अंदर पहली ऐसी घटना हुई है, सनसनीखेज वारदात हुई है जिसके अंदर एक भतीजे ने अपनी ही ताई का इस प्रकार से हत्या की। वो पहले रसोई में काम करते समय उसकी हथौड़ा मारकर हत्या करी। उसके बाद में बड़े आराम से शव को बाथरूम तक लाया। बाथरूम में लाने के बाद में बाजार जाकर 1560 रुपये की नई ग्राइंडर मशीन खरीद कर लाया। उसके बाद में शव के 10 से 11 टुकड़े करें। उस शव को बोरे के अंदर डाल के वो जंगल ले गया, वहाँ उसको फेंक के आ गया। और ये वो हम दिखाना चाहेंगे, ये वो फ्लैट है जहाँ पर इसने इस पूरी नशंसी वारदात को अंजाम दिया है। अनुज शर्मा इसका नाम है। जो मृतक है उसका नाम सरोज शर्मा है और बताया जा रहा है कि पिछले 15 साल से ये इस्कॉन मंदिर जा रही थी और लगातार वहाँ पर जो सीख के आता था, यहाँ पर उपदेश देता था। बीटेक इंजीनियर है ये जो आरोपी है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं। कौशल मैस्टर जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। कौशल जी, आप यहीं के निवासी हो, क्या कुछ जानते हैं उसके बारे में? मैं जानता हूँ सर, बहुत सीधा लड़का था, आता रहता था यहाँ पे और ये इस्कॉन में काफ़ी पहले चला गया था 10-15 साल से और परिवार से दूर ही रहता था वो। पिछले कोरोना में इसकी मदर एक्सपायर हो गई तो इसके कुछ दिनों पहले इसकी जो एक बड़ी मम्मी थी, ताई जी बोलते हैं अपन, ये आई हुई थी यहाँ। वो कैंसर पेशेंट थे, इलाज के लिए यहाँ चल रहा था। तो ऐसा लगता नहीं था कि बच्चा इतना क्रूर बच्चा हमने पहली बार देखा जीवन में। कि हम सोच नहीं सकते थे पूरे सोसाइटी वाले कि ऐसे ही हरकत ये कर सकता है बच्चा। कितनी उम्र होगी उसकी? हमारे साल ज़्यादा उम्र नहीं भाई साहब, 26-27 साल का बच्चा था वो। और देखने में ऐसा लगता था कि मासूम, क्योंकि ये जो अक्षय धाम ये जो इस्कॉन में जो चलता था, इस हिसाब से चलता था कि कृष्ण का भक्त था ये। अभी 10 दिन पहले मेरे को प्रसाद भी ला के दिया उसने कि भैया प्रसाद लो। तो इस हिसाब से लगता नहीं था कि इस बच्चे का ऐसा मानसिक, मैं समझ नहीं आया कि इतना क्रूर कैसे हो गए। मैं बताना चाहूँगा, पिछले 15 साल से इस्कॉन मंदिर जाता था और इसी सोसाइटी में रहता था, फ्लैट में रहता था। यहाँ के लोगों से काफ़ी मिलजुल कर वो रहता था। लेकिन जब एक घटना हुई उसके बाद में देखिए सभी जो लोग हैं अपने अपने घरों में बंद। हम दिखाना चाहेंगे, देखो ये जो फ्लैट का रास्ता है, सभी लोग अपने अपने घरों में बंद है। इस घटना से इतने दहशत में आ गए हैं कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। जैसे उनको पता लगा कि इस प्रकार की घटना हुई है, पूरी रात पुलिस इस फ्लैट के चक्कर लगाती रही, जो तथ्य थे वो जुटाती रही। उसके बाद के अंदर जब पता लगा लोगों को तो उसके बाद में सभी लोगों ने अपने अपने दरवाजे में खुद को बंद कर लिया। फिलहाल जो आरोपी है अनुज शर्मा, उससे पूछताछ की जा रही है। कल रात को सर्च ऑपरेशन चलाया गया दिल्ली रोड के जंगलों में। वहां पर महिला के तमाम जो शव के टुकड़े हैं वो बरामद कर लिए गए। एफएसएल की टीम मौजूद थी और यहीं पे दिखाना चाहूँगा आपको, यहीं पे जो वैगनार, जो जिस वैगनार कार के अंदर वो शव के टुकड़े ले गया था, यहीं से ले गया था। ये वो ब्लड के निशान हैं, दिखाना चाहेंगे आपको। ये वो निशान थे जो जिस प्रकार से यहाँ खून गिरा था बैग में से निकल के, और उसके बाद के अंदर यहाँ से वो लेकर चला गया था शव को। उसके बाद में शव को वहाँ डाल के आकर वो बड़ा निश्चिंत हो गया कि हाँ, मैंने अपना काम कर दिया है। अब ये अवसाद में किया या फिर किसी रंजिश ताई के प्रति, इसका खुलासा दोपहर 2 बजे खुद डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख करेंगे। लेकिन जयपुर शहर की मेरे ख्याल से ज़्यादातर हम जानते हैं कि इस प्रकार की घटना जयपुर शहर में पहली बार हुई है जिसने अपने ही परिवार के लोग को 10 टुकड़े नशंस तरीके से उसकी हत्या करी। तो मेरे ख्याल से जयपुर शहर की पहली घृणित नशंसी वारदात है। परिवार में और कौन कौन लोग हैं इस लड़के के? देखिए, परिवार में इसकी एक बहन है,
जो आरोपी है उसकी मदर का कोरोना के अंदर देहांत हो चुका था। उसके फादर बैंक से 1.5 साल पहले रिटायर हुए थे और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन उसके पिताजी उसकी बेटी को लेकर उसकी बेटी के रिश्ते के लिए इंदौर गए हुए थे। घर के अंदर कोई भी नहीं था, घर के अंदर केवल महिला जो ताई थी उसकी रिश्ते के अंदर सरोज शर्मा उसका नाम है वो थी और वो खुद था। और शाम को करीबन 7:30 बजे जब वो महिला खाना बना रही थी उस समय उसने पीछे से आके हाथौड़े से वार किया। ये वो फ्लैट है, ऊपर ये देखिए जो खिड़की खुली हुई है, हम दिखाना चाहेंगे, ये जो खिड़की खुली हुई है ये वो फ्लैट है। उसमें आने के बाद में उसने हथौड़े से वार कर उसकी हत्या करी। हत्या करने के बाद में ग्राइंडर मशीन से करीबन 2 घंटे के भीतर शव के टुकड़े टुकड़े करे हैं और उसके बाद में ट्रॉली बैग में उन शव के टुकड़ों को भरा है। उसके बाद में अपनी वैगनार कार से उन शव के टुकड़ों को लेकर दिल्ली रोड पर लेके गया है। वहाँ पर एक ज़मीन पर धड़ और पाँव महिला का निकाल कर डाला है और बाकी शव को आधे किलोमीटर दूर जो टुकड़े थे वहाँ डाल दिया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। फिलहाल इस पूरे मामले के अंदर उच्च अधिकारियों को जानकारी मिलते ही पुलिस ने शुरुआत की जानने की कि आखिरकार हुआ क्या था। तब जिस समय इसने अपने घर का फर्श साफ करा था उसी समय जो मृतक है उसकी बेटी वहां आ गई थी। उसने खून साफ करते हुए देखा तो उसने पूछा कि ये ब्लड कैसे है, तो उसने बताया कि मेरे नक्सीर आ गई थी और इसीलिए ये ब्लड यहाँ फैला हुआ, मैं उसको साफ कर रहा हूँ। और यही बात पुलिस को कही गई थी कि हाँ मेरा भाई ब्लड साफ करा था और ये मुझे कहा था कि मेरे नक्सीर आई है। लेकिन पुलिस ने जब जाँच शुरू की तो एक CCTV कैमरा इस मकान के बाहर लगा हुआ है, उसमें दिखा कि ये ट्रॉली बैग के रख के वैगनार लेके जाता हुआ दिखा था। तो तभी से पुलिस ने इससे पूछताछ शुरू कर दी। चूँकि काफ़ी शातिराना ढंग से इसने पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है तो इसको पूछताछ के लिए मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स की भी सहायता लेनी पड़ी और करीबन कल 3.5 घंटे की पूछताछ के बाद में इसने अपना जुर्म कबूल किया। और उसके बाद में पुलिस ने रात को करीबन 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। 100 से अधिक पुलिसकर्मी इसमें मौजूद रहे और 100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने सर्च लाइट और हाई मास्क लाइट के जरिए पूरे जंगल का सर्च करके महिला के जो मृतक है उसके तमाम टुकड़े बरामद किए। बिल्कुल, और ये टुकड़े बरामद हुए हैं। हालांकि कारण क्या रहा है, किस वजह से जो इस घटना को अंजाम दिया, क्या ये वाकई में डिप्रेशन में था, और अगर डिप्रेशन में था तो क्यों हत्या की? बहुत बड़ा सवाल ये उठता है। रिश्ते में ये ताई लगती थी जिसकी इसने हत्या की है, लेकिन अपनी ही ताई की हत्या क्यों की? परिवार में पिता भी थे, बहन भी थी, एक हंसता खेलता परिवार था। हालांकि कोरोना में मदर की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, लेकिन क्या उसके बाद वो अवसाद में चला गया था? क्या किसी तरह की रंजिश उसने मन में पान ली थी कि जो ताई है उससे कोई रिवेंज लेना है, बदला लेना है? वो तमाम सवाल खड़े होते हैं। ये सवाल भी उठता है कि आखिर इतने दिन से क्या लड़ाई किसी तरह की थी, किसी बात पे विवाद हुआ था, या डिप्रेशन में तो क्या परिवार वालों को इस बारे में जानकारी थी कि ये डिप्रेशन में है? जब ये जाता था इस्कॉन मंदिर में या फिर कई समय से जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, क्या उस समय किसी तरह अवसाद में आया? क्या इस्कॉन मंदिर या वहां जाते टाइम किसी और से कनेक्शन बने और कहीं और तमाम चीजें नजर आई? ये सवाल जो है बहुत सारे खड़े होते हैं। सत्यनारायण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, क्या अभी तक ये खुलासा हुआ है कि कारण क्या रहे? देखिए अभी तक कारणों का पता नहीं लग पाया है, लेकिन हम उनके घर जाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके जो फ्लैट है 30वीं मंजिल पर, वहाँ जा रहे हैं जिससे कि हम वो मकान देख सकें। अगर हो सकता है तो कोशिश करेंगे उनके परिजनों से बात करने की कि आखिरकार क्या कुछ कारण रहे। लेकिन देखिए तमाम लोग यहाँ पर सकते में दहशत में हैं। यहाँ के लोग की ये जो घटना हुई है उसके बाद के अंदर पूरे जो लोग हैं वो दहशत में हैं, अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे हैं उनमें काफ़ी दहशत फैल गई है इस घटना के बाद में, क्योंकि जिस तरीके से नृशंस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है तो माना जा रहा है कि इस घटना के अंदर पुलिस ने हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसकी मंशा क्या रही? क्या कोई रंजिश थी अपनी ताई से, या फिर किसी प्रकार की कोई उससे गलती हुई थी? अगर कोई गलती भी हुई होती तो उसकी इतनी बड़ी सजा मेरे ख्याल से नहीं है। ये सोसाइटी है पूरी, देखिए लोग अपने अपने घरों से निकल कर बाहर देख रहे हैं कि आखिरकार ये घटना कैसे हुई। अधिकांश लोग अपने घरों के अंदर है, कुछ लोग जो बाहर हैं वो ये नज़ारा देख रहे हैं कि आखिरकार ये घटना किस प्रकार की हुई। 30वीं मंजिल पर ये मकान है वो स्थित है और हम आपको वो भी दिखाएंगे। कौन सा? बिल्कुल, तो अब T2 जी मतलब बात कर लो। सत्यनारायण ये T2 जी, ये देखिए ये वो फ्लैट है, ये वो फ्लैट है जिसके अंदर इस पूरी
घटना को हत्याकांड को अंजाम दिया। हालांकि परिजन मौजूद हैं और परिजनों की मौजूदगी ये दर्शाते हैं कि काफ़ी गमगीन वो परिवार है जो अपनी जो बहू को, अपनी एक महिला को सदस्य को खो चुका है। T2 मकान नंबर है और बताया जा रहा है कि सर आपसे कौशिक जी क्या लगता है आपको किस चीज़ के बारे में? इसमें ये जो हत्याकांड हुआ है इस फ्लैट के अंदर, उसके बाद में पूरी सोसाइटी दहशत में है। ऐसा पूरी सोसाइटी एकदम सदमे में आ गई एकदम। ऐसी घटना हमको उम्मीद नहीं थी कि ये घटना होगी। ऐसे लड़का इतना भी नहीं था, बहुत सीधा लड़का लगता था हाव भाव से। ये हमारे साथ है तुलसीराम जी। तुलसीराम जी आप भी यहीं के निवासी हो, सोसाइटी के मालिक है ये। क्या लगता है आप यहाँ के मालिक को, इस प्रकार की घटना हुई है, पूरी सोसाइटी दहशत में है आज? बिल्कुल साहब, घटना आश्चर्यजनक घटना हुई है और आज के पुलिस ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। बहुत जल्दी अच्छी गुंदी सुलझाई। महसूस ही नहीं कर सकते कि बिल्डिंग में इस तरह की घटना हो सकती है क्या। कितने परिवार रहते हैं? 48 फ्लैट है, 48 फ्लैट है। तो आप जब उस बच्चे से जानते होंगे, देखते होंगे, उसको देखने लगता है उसके मन के अंदर इतना बड़ा कुछ छिपा हुआ है? नहीं, बिल्कुल लग ही नहीं सकता। जो आदमी माला में हाथ में माला हरे कृष्णा का नाम लेने वाला बच्चा इस तरह की घटना कर सकता है, उसको देख के लगता है जरूर कोई इस तरह का कोई बीमारी है, उसकी मानसिक बीमारी है उसकी। आप यहाँ के मालिक को तो आप शायद इनसे परिजनों से बात कर सकते हो कि आगे का घटना तो एक बार अगर बात करना चाहें मीडिया से, क्योंकि एक दायित्व बनता है कि अगर बाहर आके बताया कि इतनी घटना हुई है तो क्या कुछ ये सोचते हैं, इनका सोच क्या है? क्योंकि हालांकि इनके खुद ने अपने परिवार के मेंबर को खोया है, काफ़ी दुख भी है, गमगीन माहौल है, लेकिन फिर भी एक सामाजिक सरोकार निभाते हुए उनको आगे आना चाहिए, बताना चाहिए कि हाँ या तो कोई बीमारी या फिर किसी रोग से पीड़ित हैं। तो ये सब तमाम भाई साहब देखिए परिजन शायद बाहर नहीं आ रहे हैं और बात हम कोशिश करेंगे कि बात कर लें हमसे। फिर अंदर आ जाए। ये उस परिवार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस परिवार में आज सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन सबके चेहरे उतरे हुए हैं क्योंकि एक परिवार की सदस्य को खो दिया है। तो एक जवान लड़का जिसने अपनी ही ताई की हत्या कर दी। किसी ने नहीं सोचा था जो परिवार। देखिए अपने जी सत्यनारायण बात करें। मैं कहा देखिए अपने परिवार के सदस्य को इन्होंने खोया है और एक नहीं बल्कि 2 सदस्य खोए हैं। ये पिता हैं, उन बच्चे के पिता हैं। ये गमगीन माहौल में है, पूरी जीवन इन्होंने अच्छाई के साथ बिताया, बैंक में अच्छे वर्कर की तरह इन्होंने काम किया। लेकिन आज इन्होंने सोसाइटी, जब उन्होंने इनका नाम पूछा तो इनको पता लगा कि इनकी सोसाइटी में काफ़ी नाम भी है, इनका ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं और वही संस्कार अपने बच्चों को दिए थे इन्होंने कि आपको अच्छाई के रास्ते पर आगे बढ़ना है। लेकिन इस परिवार ने आज एक नहीं बल्कि 2 मेंबर खोए हैं। अपने जवान बच्चे को भी इन्होंने शायद खो ही दिया। अब जिस प्रकार की उसने घटना को अंजाम दिया है तो उसकी सज़ा शायद अभी तक मुकर्रर बाद में होगी, लेकिन पूरा परिवार सदमे में है। जो घर के मेंबर है वो दहशत में है, सदमे में कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। क्योंकि वो बच्चा जो अनुज शर्मा है, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था, एस्कॉन मंदिर वो जाता था। लेकिन इस घटना के बाद में हम बताना चाहेंगे, इस घटना के बाद के अंदर पूरा माहौल सदमे में है। सर वो बाथरूम दिखा सकते हैं आप, अगर इजाज़त हो आपकी? वो बाहर से दिखा दें तो हम देखो वो बाथरूम आपको दिखाना चाहेंगे कि वो जो बाथरूम था जो पुलिस ने लॉक करा है, ये देखिए ये वो बाथरूम है मेगा, जिस बाथरूम के अंदर उसने पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया था। हालांकि पुलिस ने इसको लॉक किया हुआ है क्योंकि FSL यहाँ पर उठाई जाएगी। और ये वो रसोई है जिस रसोई के अंदर सबसे पहले उसने हथौड़े से वार करके ताई, यहाँ पर ये देखिए गैस है, मैं बताने क्या कहूँगा, इस गैस के ऊपर ताई खाना बना रही थी, उसका मुंह इस तरफ था और पीछे से आके उसने पीछे से वार किया हथौड़े से। जब वो गिर गई, उस गिरने के बाद के अंदर उसने यहाँ से वो घसीटता हुआ बाहर ले गया। बाहर ले जाते हुए ये देखिए ये जो गमले हैं हम दिखाना चाहेंगे आपको। ये देखिए कि ये जो गमले के अभी भी निशान, जो ब्लड के निशान हैं वो साफ नज़र आ रहे हैं। तो मैं कहा 11 तारीख को जो कुछ हुआ इस घर के अंदर वो शायद अनुज शर्मा के अलावा और कोई नहीं जानता। लेकिन यहाँ से घसीटते हुए वो इस बाथरूम तक लाया और बाथरूम में लाके उसने वो बॉडी वहीं छोड़ दी और फिर बाजार जाके वो ग्राइंडर मशीन खरीद के लाया और बड़ी ही आसानी से करीबन 2 घंटे के अंतराल में इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। और उसके बाद में बॉडी को ट्रॉली बैग में रखकर वो अपने साथ ले गया।
लेकिन अब इस घटना के बाद में जब पता पड़ रहा है कि घटना के बाद इनके परिजनों को पता पड़ा तो काफ़ी सदमे में है। हम कोशिश करेंगे उनके पिताजी से दुख बांटने का, हमारी कोशिश रहेगी उनके पिताजी हैं उनसे दुख बांट सके हम। हालांकि दुख बांटने से बनता नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा बच्चा था, पढ़ा लिखा था, बीटेक इंजीनियर था, लेकिन आज पिता भी शायद गमगीन माहौल में है तो बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि गमगीन माहौल है इनका। इन्होंने अपने परिवार के एक नहीं बल्कि 2 मेंबर से को खोया है, जवान बेटा भी है। और लेकिन जो आशा ऐसी नहीं थी, आशा ऐसी काफ़ी विपरीत थी, जो हुआ है वो संभावना ऐसी नहीं थी। लेकिन इस घटना के बाद में पूरा घर का माहौल इस प्रकार का हो गया है, दहशत भरा हो गया है। तो मैं कहा कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है कि अगर कोई बच्चा अगर ऐसा करता है तो उससे पहले उसकी मानसिकता क्या रहेगी, ये उसके सकारात्मक सोच या नकारात्मक सोच पर निर्णय करती है। मेगा सत्यनारायण, एक तो क्योंकि जब बहन घर में पहुंची थी उस दौरान वो कह रहा था कि नक्सीर है, वो खून साफ कर रहा हूं। वो कौन सी जगह थी जिस पर बहन ने देखा था? दूसरा, परिवार में और भी परिजन हैं या लोग हैं, जरा हो सके तो उनसे बात करें अगर वो कर सके तो, क्योंकि स्थिति बहुत उनकी भी गंभीर होगी, बहुत भावुक होंगे इस वक्त, धक्का लगा होगा परिवार को भी। बिल्कुल मैं देखिए गमगीन माहौल तो होना ही है क्योंकि परिवार की जब महिला सदस्य चल जाती है तो गमगीन माहौल होता ही है। और हम बताना चाहेंगे आपको कि ये जो मकान है, ये जो रूम है, इसी रूम के अंदर ये देखिए ये जो बाथरूम है, बाथरूम के अंदर ही वो जो ब्लड साफ़ कर रहा था, वो जब ब्लड साफ़ कर रहा था तो उसकी जब बहन ने आके देखा कि भैया आप क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा कि मेरे नक्सीर आ गई है, मैं अपनी नक्सीर साफ़ कर रहा हूँ। और उसके बाद के अंदर ये बात फैली, पुलिस के पास ये बात पहुंची तो पुलिस ने इसी को क्लू माना कि आखिरकार इसके नक्सीर आई थी तो ये बैग लेके वैगनार में किसको लेके गया, तो तभी से पुलिस ने इससे पूछताछ शुरू करी, लेकिन टूटा नहीं। पिछले 2 दिन से पूछताछ चल रही है लेकिन टूटा नहीं। कल मनोवैज्ञानिकों का सहारा लिया गया, जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर उनका सहारा लिया गया और उसके बाद में इस पूरी घटना का खुलासा हुआ करीबन रात को 11:30 बजे। उसके बाद में पुलिस टीमें उस जंगल पहुंची है जहां पर वो पूरी बॉडी को फेंका है, टुकड़ों को फेंका है, और उसके बाद इस पूरे घटना की जो मृतका थी उसके शव के टुकड़ों को बरामद कर लिया है। लेकिन फिलहाल बता दूं कि पूरा परिवार जो लेडीज़ है, स्त्रियां हैं, वो तो शायद बोलने के लायक भी नहीं है, वो काफ़ी दुखी अंदर जो कोहराम मचा हुआ घर के अंदर, हम उनसे शायद बात नहीं कर सकते। लेकिन मामला काफ़ी गंभीर और फिलहाल 2 बजे का हमें इंतजार करना होगा। 2 बजे जब पुलिस प्रेस वार्ता करेगी, डीसीपी नोट परेश देशमुख, तब उस पूरे मामले को खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार इसने इतनी बड़ी हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया, इसके मन में क्या था, कोई रंजिश थी या फिर अपनी ताई से किसी प्रकार का उसको झगड़ा था। तो उस प्रश्नों का उत्तर हमें पुलिस थोड़ी देर बाद में देगी। मेगा सत्यनारायण, क्या वो परिवारजन या किसी से जब बात करता था कभी अवसाद में लगा, या घर में कभी ताई से लड़ाई हुई हो, या कोई किसी तरह की कोई बात कभी परिवार वालों को लगी कि नहीं कहीं पर लड़ाई हो रही है या अवसाद में ये जा रहा है लड़का? आपसे जानना चाहेंगे, परिवार आपके साथ है, आपके साथ शुरुआत से रहे हैं, आप इन परिवार के साथ में पूरा जीवन इन्होंने बैंक के लिए बिता दिया, एक अच्छी छवि है इनकी पुलिस स्टेशन के अंदर, इतनी शानदार छवि है कि कोई इनको देख के कोई अगर कह नहीं सकता कि ये इतना बड़ा कांड ये हो सकता है क्या। इसमें इनका तो क्या रोल है, संस्कार, बहुत अच्छे संस्कार दिए बच्चों को देख के कोई नहीं कह सकता कि इतनी बड़ी घटना ये बच्चा कर सकता है क्या। आश्चर्यजनक। और आज हम पूरी सोसाइटी के इनके साथ है, हमदर्दी है, हर चीज़ है, लेकिन क्या इसमें इनका ये क्या कर सकते हैं। बड़ी इनको तो बहुत ही अंदर से जो दुख होता है, एक पिता को बेटा इस घटना करता है। इन्होंने 2 फैमिली खो दी। कुछ दिन पहले इनकी वाइफ भी, हमारी भाभी थी, वो एक्सपायर हो गई कोरोना काल में। वो सदमा ये भूल ही नहीं पाए, ये दूसरा 2 सदमे और हो गए। मेगा पिछले 1.5 साल पहले उन्होंने अपनी धर्मपत्नी जीवन संगनी को खोया था कोरोना के अंदर, और आज अपने बेटे को खोया, तो काफ़ी दुख इनको कहा जाता है। कुछ और भी कैंसर था, इन्होंने विशेष रूप से उसको बुलवा के इलाज करवा, 4th स्टेज में थी जिसकी हत्या हुई है। इन्होंने इलाज कराया, इलाज कराने के बुलाया, खुद जाते थे देने के लिए। इतनी सेवा की उसकी, कल्पना नहीं कर सकती। अभी नई जानकारी सामने आई कि जो सरोज शर्मा है
जो ताई है बच्चे की, उनको उनके पिताजी ही अजमेर से लेके आए थे। कैंसर की मरीज थी 4th स्टेज की वो, और उनके पिताजी ही उसका इलाज करवा रहे थे। तो एक तरफ तो पिता उनका इलाज करवा रहा था और दूसरी तरफ पुत्र अगर इस प्रकार की घटना को अंजाम देता है तो कहीं ना कहीं मेरा सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई है। तो ईश्वर से गलती हुई है या फिर उसके दिमाग में जिस प्रकार का कुछ जहर भरा हो वो गलती उसने करी हो। तो फिलहाल डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख की प्रेस वार्ता का मैं इंतजार करना होगा और उसके बाद में जो तमाम प्रश्न हैं कि जो सामने आएंगे उनका उत्तर भी हमें मिल पाएगा। रंजिश थी या फिर कुछ साजिश थी या फिर अपनी ताई से वो जलता था, चिढ़ता था, या फिर उस दिन क्या ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा हत्याकांड किया। हत्याकांड करने के बाद में शव के नृशंस तरीके से 10 टुकड़े भी कर दिए। इसके बातों का इंतजार हमें प्रेस वार्ता में मिल पाएगा। मेगा सत्यनारायण, क्या मतलब जिस तरह की बातें सामने आ रही है, कैंसर का इलाज के लिए जो पिता हैं वो लेकर आए थे अजमेर से, क्या पैसे वगैरह को लेकर, जमीन को लेकर या किसी तरह की बात उसके मन में पनप रही थी? क्या इसके बारे में कोई जानकारी या पैसे परिवार को लेकर कभी उसने बातचीत की? देखिए, तो जानकारी मिली हमको कि पैसे वाली कोई बात नहीं थी। पिताजी काफ़ी अच्छी पोस्ट से बैंक से रिटायर हुए थे और खुद ही वो इलाज के लिए अपनी जो भाभी थी, जो ताई थी, उसके इलाज के लिए उसको यहाँ पर लेकर आए थे। 4th स्टेज का कैंसर उसके था, उसका इलाज चल रहा था और स्वयं खुद उसके साथ डॉक्टर के जाते थे, उसका इलाज कर दिखाते थे। और शायद हो सकता है कि यही कोई इसमें से वो रही हो, कुछ बात रही हो। हम बताना चाहेंगे आपको कि जो मेन जो सोसाइटी के जो लोग हैं यहाँ पर वो एक परिवार के साथ हैं। हालांकि क्योंकि सुबह शाम मॉर्निंग वॉक जाते हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं, बंटवाते हैं, और यही कारण है कि आज ये सोसाइटी के लोग भी यहाँ बैठे हैं और इनके सुख के अंदर, हर सुख दुख के अंदर साथ रहने का वादा करते हैं। पूरी सोसाइटी इनके साथ है। लेकिन फिर बता दूं आपको कि इस घर के बाहर का माहौल देखें तो काफ़ी दहशत भरा और काफ़ी दुखद गमगीन माहौल है। जिस प्रकार की घटना यहाँ पर हुई है उसको देखते हुए काफ़ी दहशत भरा ये माहौल बताया जा रहा है मेगा। और हम इस मकान के बाहर आ चुके हैं क्योंकि अंदर का माहौल काफ़ी अपने आप को स्तब्ध करने वाला माहौल था। और जो तमाम जो गेट से जो और सोसाइटी के लोग हैं, देखिए वो उनके गेट बंद हैं। ये देखिए कि वो सोच के घबरा रहे कि इतनी बड़ी घटना हमारी सोसाइटी में हो गई तो आखिरकार इस प्रकार कैसे हुआ। क्योंकि जो आरोपी है वो उसने कभी यहाँ पर किसी से कोई झगड़ा भी नहीं किया, उसने किसी से कोई गलत बात भी नहीं की। वो यहाँ पर आता था केवल ईश्वर की बात करता है या फिर जो एस्कॉन मंदिर से लाया हुआ प्रसाद था वो इनको देता था। लेकिन इस घटना के बाद में ये सभी लोग स्तब्ध हो गए कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हमारी सोसाइटी में किस प्रकार से हुई। अच्छा सत्यनारायण, क्योंकि वो एस्कॉन मंदिर भी जाता था, भगवान का नाम भी लेता था और बीटेक उसने किया हुआ है, कितना टाइम वो घर में रहता था, किस तरह के दोस्त थे, इस बारे में कोई जानकारी लग पाई है? तो ये शायद आज दिल दहला देने वाली घटना और सबसे ज्यादा स्तब्ध तब कर देती है जब उस पिता का चेहरा सामने आता है जो अपनी पहले बीवी को खो चुके हैं। परिवार में अपने परिवार को संभाल के रखने की कोशिश बहुत की, लेकिन जब बेटा इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो शायद पिता के लिए कहने के लिए कुछ नहीं बचता है। शायद वो जीते जी ये सहन शायद कर पा रहे हों, लेकिन अंदर क्या स्थिति होगी, मानसिक स्थिति क्या होगी, ये किसी के लिए भी समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी सोसाइटी वाले आज भी उनके साथ में खड़े हुए हैं। उस बहन के लिए क्या स्थिति होगी जो ये देख रही होगी कि ताई उनके बीच में नहीं रही है और मारा किसने है, उसके ही भाई ने अपनी ताई का मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। लेकिन अब सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं कि आखिर वजह क्या है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसा क्या था कि एक युवा जो आध्यात्म से जुड़ा था, भगवान का नाम लेता था और एक दिन इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता है। इसका खुलासा भी पुलिस करेगी। 2 बजे बताया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सत्यनारायण लगातार हमारे साथ इस पर बने हुए हैं। सत्यनारायण, किसी तरह की कोई अपडेट बताएं। देखिए मेगा, ये 3 फ्लैट इस साइड में है जिसमें T2 जिसके अंदर पूरी घटनाक्रम हुई है, ये T2 फ्लैट है। उसके बाद में जो T1 फ्लैट वहाँ से शुरुआत होती है और उससे बाद में ये T3 जो फ्लैट है वो सामने आता है। और हम देखो ये T3 जो परिवार है इनसे ही बात करेंगे कि ये कब जानते थे उसको और किस प्रकार से एक घटनाक्रम हुई, इनको पता था नहीं था
ये वो T3 जो उनका पड़ोसी का मकान है, इनके मकान के अंदर हम आ चुके हैं। भाभी जी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ महिला हैं, उनसे भाभी जी 2 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि आपके पड़ोसी थे वो, वहीं आपके रूम में जो है जिस प्रकार से देखिए ये इतनी लेट आज लोग नहा रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है। और फर्स्ट इंडिया से देखिए हर घर के अंदर फर्स्ट इंडिया से जानकारी ले रहे हैं। दिखाना चाहेंगे आपको, यहाँ भी फर्स्ट इंडिया है और फर्स्ट इंडिया से पल पल की जानकारी ले रहे थे। आज ये ऑफिस भी नहीं गए हैं लोग यहाँ पर, क्योंकि एक डर है यहाँ पर, लोगों के अंदर भय दहशत का माहौल है। जिस प्रकार की घटनाक्रम यहाँ पर हुई है उसके लेकर दहशत का माहौल फैल गया है। ये महिलाएं हमारे साथ जो यहाँ रहते हैं, मैडम आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार जानते हो इस पूरी घटना को, आप कैसे पता लगा आपको? पता तो हमें तो जब पुलिस आई, जब ये रात को ये पता चला कि वो खो गई हैं कहीं, तो हमने वो पड़ोस वाले कैमरे पे फोकस किया, उनमें देखा, उसमें तो पता चला कि उसमें वो भाभी की फ़ोटो नहीं है एक बार भी बाहर निकलते हुए। बस खाली जैसे मैं निकली हूँ गेट से बाहर, मेरी क्लिक हो रही है, वो अनुज गया 2-3 बार, उसकी क्लिक हो रही है। तब बस थोड़ा हमें ये लगा कि भाभी की आखिर फ़ोटो क्यों नहीं आ रही है, यदि वो बाहर निकली हैं तो। बस फिर तो पुलिस ने अपना काम किया, जो कुछ भी किया वो आने के बाद। और आपको पता किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया? 10 टुकड़े किए सबके? नहीं पता, कुछ नहीं पता। देखिए डर है माहौल के अंदर, बात करें सोसाइटी के अंदर दहशत भरा माहौल है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और एक सच भी है, इस प्रकार की घटना जब होती है पूरी सोसाइटी के अंदर तो लोगों में काफ़ी भय फैल जाता है, विशेषकर जो बच्चे होते हैं उनमें डर रहता है। और शायद बच्चे इस सोसाइटी में आज लोगों ने देखे ही नहीं, अपने अपने घरों में बाहर निकाले नहीं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो बच्चे डेली स्कूल जाते हैं उनको आज स्कूल भी नहीं भेजा। जो यहाँ के लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे हम, क्योंकि सर आप डेली ऑफिस जाते होंगे, आज ऑफिस नहीं गए, क्या कुछ कारण रहा इसके पीछे? कारण तो सर आज बिल्डिंग में जो न्यूज़ देखी या सुबह से जो माहौल दिख रहा था उससे ऐसा डर का सा माहौल हो गया। बीबी को अकेला छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, बहुत डर रही, इसलिए नहीं गए। आप उस लड़के को जानते होंगे, कैसा व्यवहार था उसका? कभी लगता था आपको उसके मन में इतना सातिराना? बहुत कम आता था यहाँ पे, लेकिन देखने से ऐसा नहीं लगता था कि वो बहुत सातिर, कभी नहीं लगा। तो कहने को शॉकिंग करने वाली घटना है ये, बहुत ज़्यादा शॉकिंग सर, कोई बिलीव ही नहीं कर सकता इस चीज़ को। देखिए ये पड़ोसी हैं, क्योंकि T2 में वो घटना हुई है, T3 के पड़ोसी हैं। और बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी 48 फ्लैट्स हैं उन घरों के अंदर से लोग कम ही बाहर निकल रहे हैं। तो मेगा कहीं ना कहीं ये घटना ने इस बिल्डिंग को नहीं बल्कि पूरे जयपुर शहर को हिला के रख दिया है, क्योंकि पूरा जयपुर शहर के अंदर ये पहली ऐसी वारदात है जिसमें इस प्रकार के नृशंस तरीके से एक परिचित ने अपनी ही परिचित की नृशंस तरीके से हत्या करी हो। हत्या करने के बाद में उसके शव के 10 टुकड़े कर दिए और 10 टुकड़ों को फेंक के आ गया हो। जो लड़का B.Tech इंजीनियरिंग किया हुआ है, जिस व्यक्ति ने आज से 15 साल पहले एस्कॉन मंदिर ज्वाइन किया, जो कृष्ण की भक्ति में लीन है, उसके बावजूद भी उसने इस प्रकार की घटनाक्रम को अंजाम दिया, तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता में क्या सकारात्मकता और क्या नकारात्मकता ये दर्शाता है मेगा। लेकिन इस घटना के कारण आज हर व्यक्ति के चेहरे पर यही बात आती है, जिस विद्यानगर को लोग जानते थे कि यहाँ के वास्तु काफ़ी मशहूर है, विद्यानगर का बसावट काफ़ी अच्छी है, इसलिए विद्यानगर नाम था, लेकिन आज इस विद्यानगर को जानते हैं कि यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये जो दाग लगा है इसको ढूंढना होगा, इसको हालांकि ये जो युवक था, युवा जो बताया जा रहा है, क्या उसके दोस्त भी घर पर आते थे? दोस्तों के बारे में कोई जानकारी, या जिनसे वो मिलता था वो कौन लोग थे, किनसे ज्यादा वो बातें करता था, इस बारे में परिवार वालों को या आसपास पड़ोसियों को पता कि किसी तरह के दोस्त या किसी का आना जाना ज्यादा रहता हो? अजी आप यहाँ के पड़ोसी हो, सुबह शाम यहाँ देखते थे, मिलते थे इनसे, क्या लगता था उनसे कोई जो आरोपी है लड़का है उससे कोई मिलने नहीं आता था? कुछ नहीं, कोई मिलने नहीं आता था। उस दिन जरूर 2 लड़के तो आए थे उसके, जो फुटेज में आ रहे हैं, बस उसी के मंदिर के थे वो कोई, बस और कोई नहीं दिखा। कभी कोई ऐसी आपने कुछ बुरी आदत देखी हो, शराब पीने की? कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं। वो बहुत इनोसेंट लगता था, ऐसा कुछ नहीं था। सुना कि गले में तुलसी की माला भी उसने धारण कर रखी थी? इतना तो नोटिस नहीं किया मैंने, क्योंकि कभी मैं मिली नहीं उससे, बस आते जाते देखते थे हम। देखिए इनोसेंट और सीधा लड़का था, कृष्ण भक्ति में लीन रहता था, B.Tech इंजीनियरिंग किया हुआ था। तो सत्यनारायण, क्योंकि उसकी जो माता जी थी, मदर थी, उनकी भी डेथ हो गई थी कोरोना काल में, क्या उसके बाद उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन आया हो? ये जो पड़ोसी या कोई जानते हो, जो देख रहे हो कि उनकी मदर की डेथ के बाद परिवर्तन मानसिक तौर पर या किसी तरह से व्यवहार में परिवर्तन हो? वैसा
उसकी मदर की डेथ हुई थी कोरोना काल के अंदर, तो क्या लगता है उस डेथ के बाद में उसमें कोई परिवर्तन आया हो? हल्का सा घर आना चालू किया था उसने। तो उससे पहले घर बंद था उनका आना? हाँ, बिल्कुल कम आता था। डेथ उसकी मदर की होने के बाद हल्का फुल्का वो घर आना चालू हो गया था। तो उससे पहले वो मंदिर में रहता था? हाँ, शायद मंदिर ही रहता था, कहाँ रहता था ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसके जो वस्त्र थे वो हमेशा ही उसके थे भगवा टाइप के। धोती कुर्ता मानने पर? हाँ, जैसे हरे रामा हरे कृष्णा वाले नहीं पहनते हैं वैसा। धोती कुर्ता भगवा वस्त्र वो पहनता था और अपने घर काफ़ी कम आता था क्योंकि कृष्ण भक्ति में लीन था वो। लेकिन जैसे ही उसकी जिसने उसको जन्म दिया उसको खोया, उसके बाद में उसने यहाँ आना शुरू किया, अपने पिता को संभालना शुरू किया, अपनी बहन को संभालना शुरू किया। लेकिन अब जो घटना हुई है उसके बाद में वो पिता काफ़ी टूट चुका है। हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि इस प्रकार से उनकी बोलने की शक्ति भी नहीं है और जो घर की अन्य सदस्य हैं वो भी काफ़ी दुखद और काफ़ी दहशत भरे माहौल के अंदर है। हालांकि उनसे बात हम नहीं कर सकते क्योंकि माहौल इस प्रकार का है और ये जो परिवार है, आसपास जो रहने वाले लोग हैं, ये भी काफ़ी डरे हुए हैं, दहशत में हैं। और होता भी यही है, जब कोई एक बिल्डिंग में साथ रहते हैं, 48 परिवार रहते हैं, एक परिवार की तरह आपस में सुख दुख बांटते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक में साथ मिलते हैं, शाम को सोते हैं तो इवनिंग वॉक में साथ मिलते हैं, दिन में बतलाते हैं। जब यहाँ के लोग जो पुरुष अपने ड्यूटी चल जाते हैं उसके बाद महिलाएं आपस में मिलती जुलती है, आपस में बात करती है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है कि एक भी फ्लैट से कोई महिला या पुरुष बाहर नहीं निकल रहा। अभी जब इनसे बात की उन्होंने कहा कि मैं मेरी वाइफ को अकेली छोड़ के नहीं जाऊँगा, तो एक डर है इनके मन में, डर बैठ गया कि आखिरकार घटना हुई है वो भी उस व्यक्ति ने जो सुबह शाम तक कृष्ण की भक्ति में रहता था, भगवा वस्त्र पहनता था। तो ये कहीं ना कहीं जो नकारात्मक धब्बा लगा है विद्यानगर जयपुर शहर को, इसका धुलना काफ़ी ज़रूरी है और उसको धुलने के अंदर काफ़ी वर्ष लग सकते हैं मेगा। और इस बिल्डिंग के अंदर जो रौनक है वो दोबारा लौटने में भी काफ़ी वक्त लग जाएगा। बिल्कुल, बहुत वक्त लगेगा और शायद उस परिवार के लिए सबसे ज़्यादा सोचना होगा सत्यनारायण, जो आज इस सदमे में है कि आखिर अपने ही परिवार के सदस्य ने दूसरे परिवार के सदस्य की हत्या कर दी। एक अच्छा खेलता हुआ हंसता हुआ परिवार बिल्कुल नष्ट हो गया। देखिए, ये जब घटना हुई इसके बारे में धीरे धीरे जानकारी लगी। सत्यनारायण, पुलिस का आना कब शुरू हुआ, किस तरह से पुलिस ने इस पूरी घटना को देखा और कब ये पता चला कि ये युवक जो है इसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया होगा? गिरफ्तारी कब हुई? मेगा देखिए, 11 तारीख को जब घटना हुई उसके बाद में 12 तारीख को जो मृतका है उसकी बेटी जो बीकानेर रहती है उसने यहाँ पर आकर उसने पूरा मामला देखा। उसके बाद में उसने पुलिस को जाकर सूचना दी कि मेरी जो मदर है वो खो गई है। गुमशुदगी दर्ज हुई। बताया गया कि वो गाय को रोटी देने गई थी, क्योंकि जो आरोपी था उसने यही कहा कि वो गाय को रोटी देने गई थी, उस समय वो लापता हो गई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की, लेकिन उस बेटी ने यह भी कहा कि मेरा भाई बाथरूम में ब्लड साफ कर रहा था, यानी कि उसने ये देखा था कि ब्लड साफ करते हुए। उसके बाद में उसने ये बताया कि वो कह रहा था कि उसके नक्सीर आ गई है। जब पुलिस ने शुरुआत की उससे तो उसने साफ इनकार किया कि नहीं, क्योंकि काफ़ी इनोसेंट था। लेकिन जब उसको वैज्ञानिक तरीके से एक्सपर्ट की मदद से पूछा गया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और कल रात को करीबन 9:30 बजे उसने जब अपना जुर्म कबूल किया, उसके बाद में करीबन 100 पुलिसकर्मियों की टीम ने दिल्ली रोड पर जो जंगल जहां शव फेंका गया था वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया। करीबन 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक पुलिसकर्मी उस शव के टुकड़ों को खंगालते रहे, ढूंढते रहे और सुबह करीबन 4 बजे पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने शव के तमाम टुकड़े बरामद कर लिए, मोर्चरी रखवाया, वापस थाने आए, उससे और पूछताछ करी। जो हथौड़ा था बरामद किया, जो बाथरूम था उसे लो किया, क्योंकि एफएसएल अभी यहाँ पर आएगी, इसकी भी जांच करेगी। जिस गाड़ी के अंदर वो वैगनार कार के अंदर वो लेके गए उसकी भी जांच की जाएगी। तो मनोवैज्ञानिक तरीके से पुलिस ने सफलता हासिल करी है। जो आरोपी था वो पकड़ा गया, गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, लेकिन सत्यनारायण देखिए, क्योंकि जब इतनी बड़ी घटना होती है इसको अचानक तो अंजाम नहीं दिया गया होगा। जाहिर सी बात है पहले से उसने सोचा होगा, उसके मन में धीरे धीरे ये भावना पनपी होगी। फिर उसने सोचा होगा मर्डर करना है तो कैसे करना है, और क्या वो किसी दूसरी घटना से इंस्पायर हुआ या उसने देखा कि नहीं इस तरह से भी कर सकते हैं मर्डर या हत्या, बहुत सारे तरीके उसने देखे होंगे। क्या इस पर कोई जानकारी मिली कि किस तरह उसने पूरा ये जो है प्लान किया?
देखिए मेरा शुरुआती जो हमको जानकारी मिली है उसके अनुसार उसने करीबन रात को 7:30 बजे जब उसकी ताई उसके लिए खाना बना रही थी, क्योंकि घर में कोई नहीं था, तो उसने सबसे पहले हथौड़े से अपने ताई के पीछे से सिर पे वार किया। जब वो ताई वहीं बेदम होकर गिर पड़ी, उसके बाद में अपनी ताई को घसीट के वो लेके गया, बाथरूम में ले गया। उसके बाद में उसने 10 मिनट सोचा भी इस चीज़ का, अब मैं क्या करूँ। वो बाजार गया, बाजार जाने के बाद में उसने नई ग्राइंडर मशीन खरीदी। उस ग्राइंडर मशीन से वापस घर पे आया और उसने 2 घंटे के जो शुरुआती जो जानकारी मिली है पुलिस अधिकारियों से कि 2 घंटे के अंदर बाथरूम के अंदर उसने अपनी ताई के टुकड़े टुकड़े करे, सिर काटा, दोनों पाँव काटे, दोनों हाथ काटे, बाकी हिस्से काटे। हिस्से काटने के बाद में वो फिर उनको ट्रॉली बैग के अंदर भर के और वैगनार कार के अंदर वो जंगल में ले गया। हालांकि उसके पीछे क्या रास्ता, क्या रहस्य था, क्या कुछ मन में छिपा हुआ था, वो जब अभी थोड़ी देर में डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख की प्रेस वार्ता होगी तब ओपन हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जानकारी मिल रही है कि डीसीपी नॉर्थ थाने पहुंच चुके हैं और कुछ 5 या 10 मिनट के अंदर ही प्रेस वार्ता शुरू होगी, तो तमाम जो प्रश्न हैं तब हमको उसका उत्तर मिल पाएगा। मेगा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण जानकारी के लिए। और अब इंतजार यही है कि जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, इस पूरी घटना का खुलासा करेगी, तो पता चलेगा कि आखिर क्या वजह रही है, कारण क्या रहे हैं और किस तरह उसने इस घटना को अंजाम दिया। यानी कि क्या पहले से उसने ये सोच लिया था या अचानक किसी बात पर वो एग्रेसिव हो गया, अवसाद में था, वो तमाम सवाल यहाँ पर उठते हैं। फिलहाल